हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ इनोवेटिव करिकुलम। तो मैं आपका यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कराऊंगी, बट मैं आपको क्वेश्चन पेपर में ये बताऊंगी कि जो भी अब क्वेश्चन आता है आप उसको बाइफरगेट करके उसके आंसर कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने जैसे इनोवेटिव करिकुलम पूछा है, तो सिर्फ इनोवेटिव करिकुलम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन पूरा आता है जिसमें आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो सपोज सबसे पहले आप इसमें लिखोगे करिकुलम क्या होता है। ठीक है, करिकुलम की डेफिनेशन, फिर करिकुलम कितने तरह का होता है, जैसे कि ये एक इनोवेटिव करिकुलम हो गया, हिडन करिकुलम हो गया, फॉर्मल करिकुलम हो गया। उसके बाद आप उन तीनों को डिफाइन करेंगे और ये सब मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बना रखा है, जो करिकुलम वाली वीडियो है मेरी। और चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी एक दूसरी वीडियो है, इसमें आपको इनोवेटिव करिकुलम के बारे में मिल जाएगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसकी क्लिपिंग्स लगा रखी हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको स्पेसिफिकली इनोवेटिव करिकुलम के लिए पूछा है तो आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है बाकी दो करिकुलम्स के बारे में। आप सीधा इनोवेटिव करिकुलम के बारे में बताएंगे, पहले उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर आप बताएंगे कि ये हम स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या क्या होता है, इसमें हम चीज़ें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को हम कैसे इन चीज़ों से इनोवेटिव करिकुलम के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग या लर्न कराने के लिए मदद कर सकते हैं। अब जैसे जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इनका मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया था, आप ये वीडियो देख सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के नाम से है बाप ऑफ वीएलए चैनल में। और उसी वीडियो में मैंने लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं दो, जो मैं डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस देयर वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। दिस काइंड ऑफ पेडागोजी रिक्वायर्स अस टू प्लान लर्निंग इन कीपिंग विद द चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट। सो अब जब क्वेश्चन देखोगे ना, हर क्वेश्चन में कोई एक टॉपिक होगा जिसके आसपास आपका क्वेश्चन फ्रेम कर रखा होगा। तो इसमें जो टॉपिक है वो है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन दोगे चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होता क्या है, उसके बाद उसके बारे में आप थोड़ा जो चेकर है उसको बताओगे, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल बच्चा है उसको उससे क्या क्या हेल्प मिल सकती है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में हम फोकस कैसे करते हैं, बच्चों पे फोकस करते हैं, उनके लर्निंग इंटरेस्ट एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। जो हमारा गोल होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जो हमारी अप्रोच है वो बच्चे पे फोकस करती है। जो बच्चा है वो पेयर्स में भी काम कर सकता है, ग्रुप्स में भी कर सकता है, और बच्चा बिना किसी कंस्ट्रेंट के बात कर सकता है। और जो टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे होता है, और जो क्लास है वो मोस्टली नॉइजी होती है। ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अंडर में एक वीडियो है उसमें डाल रखे हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्लेलिस्ट के अंदर में आपको मिल जाएगी बाप ऑफ बीएलएड चैनल पे। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर योर एक्सपीरियंसेस थ्रू एनी टू लेसन्स यू डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बस यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में बता रखा था। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बच्चों को वाटर डिस्टिलेशन पढ़ाना है तो उसमें आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप बच्चों को बता रहे हो कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, या फिर आपने ब्लैक बोर्ड में उसकी ड्राइंग बना दी है। आप अपने घर से एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेके आएंगे और उसमें आप दिखाएंगे बच्चों को, पहले आपने सबसे बड़ी रॉक्स बिछाई, फिर छोटी रॉक्स बिछाई, फिर छोटी करके करते लास्ट में आपने वो मेश टाइप बिछाया या फिर कॉटन का कोई भी एक क्लोथ बिछाया, जिससे जो वाटर है वो ढंग से फिल्टर होके आ पा रहा है और बच्चा भी उस चीज़ को कर पा रहा है। और ये सब चीज़ें आसानी से बच्चों को अवेलेबल है, इसीलिए ये बच्चा अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकता है इन चीज़ों से। तो ऐसे एग्जांपल्स आप बच्चों को दे सकते हैं जिसमें आप ये बता रहे हैं कि हाँ, आपने जब पढ़ाया था तब आपने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ आ रहा है, प्लस बच्चों के लेवल पे आके वो चीज़ आप बच्चों को करा रहे हो। तो ऐसे आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ट्रू प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द इनोवेटिव स्कूल यू हैव ऑब्जर्व। फिर इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं कि आपने ये एक्टिविटीज़ को इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में कैसे चूज़ करा, और जो आपने प्रैक्टिसेस वहाँ पे करी हैं क्या आप उसको जो आपका स्कूल है वहाँ पे भी कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो क्यों, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इनोवेटिव स्कूल के आसपास घूम रहा है, और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, जैसे कि जो इनोवेशन, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, स्कूल, जो आपका फ्रेमवर्क है, टीचर्स एज अ फैसिलिटेटर, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्सड हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को किसी भी एक क्वेश्चन में घुसा सकते हो, और बट ऑफ कोर्स है कि आपको इतना सारा लिख के आना होता है, तो आपको ये सारा का सारा आपस में एक दूसरे से मिला मिला के लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पे ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो इनोवेटिव करिकुलम के आसपास ही घूम रहा है, स्कूल के आसपास। ठीक है, तो आप जो सबसे पहले आप लिखोगे करिकुलम क्या होता है, फिर आप लिखोगे इनोवेटिव करिकुलम इसमें कैसे होता है, फिर आप उसको बताओगे कि हम उसको क्लासेस में कैसे ला सकते हैं। उसके बाद अपने एग्जाम्पल लिखोगे आप कि जो आपने कोई भी दो प्रैक्टिस जो आपने फॉलो करी थी वहाँ पे बच्चों को हेल्प करने के लिए, और
फॉर एग्जांपल मतलब आप लिख सकते हो जैसे कि वहाँ पे आपने हम जब गए थे, हम भोपाल गए थे, तो हमको वहाँ पे बच्चों जो सर थे वो फ्लैश कार्ड से पढ़ा रहे थे, और जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस थी, बट स्टिल वहाँ पे वो इनोवेशन थी अपने आप में। सो यहाँ पे भी हम बच्चों को फ्लैश कार्ड से पढ़ा सकते हैं, और नॉट जस्ट फ्लैश कार्ड्स, हम यहाँ पे काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूवीज़ के ज़रिए हम बच्चों को काफ़ी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री ले लो आप, तो हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग हो जाती है, बट अगर उसमें आपको मूवी दिखा दे, फॉर एग्जांपल ऐसे मणिकर्णिका मूवी दिखा दे, तो वो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। सो ये वीडियो का नाम और ये प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, इससे आपको बेटर हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेरी भी जेंडर और करिकुलम से ही है। करिकुलम मैंने बता दिया है पहले ही। इसमें आप सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन डालोगे कि करिकुलम क्या होता है, और उसके बाद आपको जिस भी पार्ट में करिकुलम के बारे में पूछा है वो बताओगे। और इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, करिकुलम और हिडन करिकुलम, उसके बारे में बता रखा है, और हिडन करिकुलम और करिकुलम एक दूसरे से कैसे अलग है, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये भी आपको प्लेलिस्ट करिकुलम स्टडीज़ के अंदर में मिल जाएगी। इसमें मैंने 5 वीडियोज़ डाल रखी हैं, तो इनमें आपको जो मोस्टली जो हॉट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस हैं इसमें ऑलरेडी। नेक्स्ट उन्होंने जेंडर के बारे में कहा था, तो जेंडर की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, जिसमें आप सबसे पहले बताओगे कि जेंडर की डेफिनेशन क्या है, और किसी भी एक फेमस साइकोलॉजिस्ट का बता दोगे वहाँ पे कि उन्होंने क्या बोला था उसके बारे में। देन आप बता दो जेंडर सोशलाइजेशन के लेवल्स कितने होते हैं, उसके बाद वो कितने टाइप्स का होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का होता है। फिर इसमें आप इनको बाइफरगेट करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये सारा का सारा मैंने जेंडर सोशलाइजेशन की वीडियो में ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो 2 वीडियोस हैं, जेंडर स्कीमा थ्योरी और जेंडर सोशलाइजेशन, इसमें आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, in the contemporary Indian scenario, why do you think inquiry based teaching learning method is integral to social science, or what skills should a social science teacher have for the same? तो ये क्वेश्चन सोशल साइंस से रिलेटेड है, पैडागोजी से। तो ये इन दोनों पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले आप बताओगे कि सोशल साइंस है क्या, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, और उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं और मेथड्स क्या क्या हैं। ये सारे मैंने वीडियो से ही स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ये अगर आप वीडियो खोलोगे तो आपको इसमें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। प्लस उसके बाद आप बताओगे इसमें आप मेथड कौन से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन को समझोगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंटेम्प्रेरी इंडियन सिनेरियो में आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड है वो ज़्यादा बेटर है सोशल साइंस के लिए। अब यहाँ पे वो सीधा सीधा एक्टिव लर्निंग की बात कर रहा है, क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग का मतलब हो गया कि आप बच्चों से बात करके उनको पढ़ा रहे हो, ना कि आप पैसिव लर्निंग दे रहे हो बच्चों को। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर है रेदर देन वो बताए बच्चों को कि उनको क्या समझने की ज़रूरत है, बच्चों को एंकरेज करना चाहिए टीचर को कि बच्चे खुद अपना जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर करें और क्वेश्चंस पूछे और आइडियाज़ शेयर कर पाएँ। ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है। और क्योंकि सोशल साइंस मोस्टली ऐसा सब्जेक्ट माना गया है जो काफ़ी बोरिंग होता है बच्चों के लिए, हिस्ट्री सिविक्स वगैरह, तो इसीलिए अब ये न्यू पॉलिसी के हिसाब से और इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि जो सब्जेक्ट है उसको बोरिंग ना लगे बच्चों को, प्लस जो बच्चा है वो इसको एंजॉय कर पाए। और अगर बच्चा एक्टिव है तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। और नॉट ओनली बुक्स बट आउटसाइड द बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए जानना। तो ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें पूछा हुआ है कि जो सोशल साइंस टीचर है उसके स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप जो जर्नलिक टीचर पे एबिलिटीज़ होनी चाहिए आप वो डाल सकते हो। उसके बाद आप सब्जेक्ट सेंटर्ड करके लिख सकते हो, जैसे कि अगर कोई ज्योग्राफी टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ आपको बुक्स में बता रहा है कि ये आपका ओवल शेप है और ये मतलब धरती ऐसी फ्लैट है, धरती राउंड है। वो वीडियोस दिखा सकते हैं। और बुक्स में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सन और अर्थ है उनकी शेप बहुत छोटी होती है, बट ऑफकोर्स आप बुक में असली शेप नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप उनको वीडियो दिखाओगे तो वीडियो में बच्चे को थोड़ा 3D में पता लगता है कि असली में कितना बड़ा है सन, और अर्थ का क्या साइज़ है या फिर मून का क्या साइज़ है। और बच्चों को आप लोकेशंस पे लेके जा सकते हो ज्योग्राफी में। अगर आप उनको हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो सिर्फ डेट्स तक ही मत रहिए, डेट्स के आगे भी आप जा सकते हो, उनका वीडियोस दिखा सकते हो जो भी फाइट्स वगैरह हुई थी। और अगर किसी पे टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनी हुई तो आप क्लास में एक एक्ट करवा सकते हो बच्चों से। तो ऐसे आप इसको आंसर करके आ जाओगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो कैरल गिलिगन है उसका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बताना है। तो ये मेरी थर्ड वीडियो है कैरल गिलिगन्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उसमें आपको मिल जाएगी। ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्लेलिस्ट के अंडर में मैंने डाल रखी है। और इसके नीचे मैंने कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि कॉलबर्ग की थ्योरी एक्सप्लेन करो और उसके बाद जो कोई भी एक फीमेल पर्सपेक्टिव बताओ जो उनसे सहमत नहीं था। तो कैरल गिलिगन का नाम ही इसमें आता है। और ये मेरी बुक के पेज है जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। इसमें मैंने इसको अच्छे से डिफाइन करा हुआ है कि कैरल गिलिगन क्या चाहती थी और कैरल गिलिगन वर्सेस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में आप क्या क्या पेल के आ सकते हो। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, चला गया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट क्वेरी है कि करिकुलम स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने हैं। और मेरे पास पीडीएफ फ्रेंड ने मेरे शेयर करा था। सो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। टीचर्स ऑफन साइट लर्नर्स सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एज द मेन रीजन फॉर लो लर्नर परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ लिमिटेशन ऑफ द करिकुलम। व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम, ये ले तू बोल ले, करो पै 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 पै। What kind of curriculum best answers the needs of mixed group in classroom? तो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब सबसे पहले आप ये देखो टॉपिक जिसके आसपास से क्वेश्चन घूम रहा है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब इसमें आप तीनों इन वर्ड्स को तोड़ के डिफाइन कर दो पहले पेपर में कि सोशियो का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक और बैकग्राउंड से आप क्या समझते हो। तो इस वीडियो में मैंने सब डाला हुआ है कि एक लर्नर को सबसे पहले कैसे अफेक्ट करती है और टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फैमिली क्या क्या रोल निभाती है इसको सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को और मॉडिफाई करने में, और अदर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। और इसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करा हुआ है जिसमें सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आंसर्स हैं। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिडन करिकुलम? हाउ डज हिडन करिकुलम ऑपरेट्स इन स्कूल सेटिंग? डिस्कस हाउ हिडन करिकुलम इम्पैक्ट्स द इंटेंडेड करिकुलम। अब ये सारा का सारा मैंने सबसे ज़्यादा जो मेरी वीडियो जिसमें व्यूज़ आए हैं उस वीडियो में डाला हुआ है। ये आधे घंटे की वीडियो है, इसमें आपको सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी करिकुलम के बारे में। करिकुलम के बारे में इसमें मैंने डाल रखा है हिडन करिकुलम क्या होता है, फॉर्मल करिकुलम क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में डाले हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको इस वीडियो को देख के एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एम्स ऑफ एनसीएफ 2005। इज इट एन एग्जांपल ऑफ द लर्नर सेंटर्ड पैराडाइम ऑफ करिकुलम, व्हाई और व्हाई नॉट? तो आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताना है पहले, जो भी उनकी गाइडलाइंस है, और उसके बाद आपको बताना है कि ये लर्नर सेंटर्ड पैराडाइम ऑफ करिकुलम है या फिर नहीं है। तो ये क्वेश्चन एनसीएफ के आसपास घूम रहे, तो इसलिए आप सब लिखोगे कि एनसीएफ क्या है, क्यों आया, कैसे आया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एनसीएफ किन कारणों की वजह से आया और वो उन कारणों को बदल पाया है या नहीं बदल पाया है, रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ पे हमने क्लास में करे हैं, स्कूल्स में करे हैं, जो जिनकी मदद से जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब आप इस क्वेश्चन में लिखोगे। बाकी इस वीडियो में मैंने एनसीएफ के बारे में बता रखा है, बीच में बता रखा है, उससे पहले मैंने सोशल साइंस के बारे में बता रखा है, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू इवेल्युएट एन एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम? हु शुड द ऑडियंस फॉर दिस रिपोर्ट बी एंड वाई? अब देखो आपको यहाँ पे करिकुलम के बारे में बताना होगा और उसको ना एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों से रिलेट करना होगा। करिकुलम की मैंने वीडियो भेज रखी है। करिकुलम के आप पहले देखना कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के बाद आप ये देखना कि वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फुलफिल हो पा रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल में, तो इसका मतलब जो आपका करिकुलम है वो सक्सेसफुल है। बट अगर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो जो करिकुलम की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वो गड़बड़ वाला काम है। ठीक है, तो इन बेसिस पे आप इसको इवेलुएट करोगे। और इसका जो सेकंड पॉइंट है कि हु शुड बी द ऑडियंस फॉर दिस रिपोर्ट बी एंड वाई, तो इसका ये आंसर है कि मोस्टली जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्राइमेसी होती है जो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की, लेकिन हर स्टेट की अपनी अथॉरिटी भी होती है टू क्रिएट एंड कंट्रोल द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, और उनको अपने स्टैंडर्ड्स और करिकुलम डिफाइन करने के लिए उनको मौका दिया जाता है। तो ये लोग यहाँ के गवर्निंग इंचार्जेस होंगे जो स्कूल का करिकुलम हेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड ट्रांजैक्शन इन द स्कूल सिस्टम। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि आपको कुछ कुछ थ्योरीज की आइडियोलॉजीज को डालना पड़ेगा कि करिकुलम डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। तो आप इसमें किन किन मतलब गांधी जी की थ्योरीज ले सकते हो, जॉन डुई की ले सकते हो, टैगोर की ले सकते हो, किसी की भी थ्योरीज ले सकते हो और उसको डिफाइन करके आ जाना। मतलब आप बेशक दो तीन भी ले सकते हो अगर भैया कि आपको आती है, जो आपको सबसे ज़्यादा आती है उन थ्योरीज को आप लिख के आ जाना और बस उसको फिर डिफाइन कर देना, हो गया आपका पेपर सॉल्व। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है लर्नर टीचर नॉलेज सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑल आर इम्पोर्टेंट टू कंसिडर वाइल डिजाइनिंग अ करिकुलम।
डिस्कस इन डिटेल द रेलेवेंस ऑफ एनी ऑफ दीज। तो ठीक है, ये आपका सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मैंने पहले बता दिया है पीछे, आप इसको कहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टेन स्कूल प्रैक्टिसेस एंड क्लासरूम ट्रांजेक्शन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑफिशियल स्कूल करिकुलम, राइट सम ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स। इसमें आपको ये बताना है कि जो कुछ कुछ चीज़ें स्कूल में हो रही होती हैं वो स्कूल करिकुलम का पार्ट नहीं होती हैं, बट स्टिल वो वहाँ पे हो रही होती हैं। तो अब आप इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि स्कूल करिकुलम ये नहीं कहता है कि बच्चों को सफाई करनी चाहिए, बट ये दोनों केसेस में आप ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप थी, वहाँ पे फर्स्ट क्लास का बच्चा डेस्क साफ़ कर रहा था, मतलब टीचर उनको डेस्क बाहर लेके साफ़ करवा रही थी क्योंकि इंस्पेक्शन थे अगले दिन स्कूल में। बट अगर आप जापान में देखो या फिर फिनलैंड में देखो तो वो बच्चों से क्लीनिंग करवाते हैं। तो अगर आप उसको एज अ पार्ट लेके चल रहे हो कि बच्चों में आप मॉरल वैल्यूज़ डाल रहे हो तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। बट अगर आप बच्चों को मेड की जगह पे यूज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी गलत पॉइंट है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अपने इसमें एग्जांपल्स देने हैं और उनको आप एक्सप्लेन करके आ जाना। और ये भी देख लो, इसमें स्कूल करिकुलम की बात करिए तो इसमें आप करिकुलम को पहले डिफाइन करके आओगे कि करिकुलम होता क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस योर आइडिया ऑफ एन इनोवेटिव करिकुलम। बहुत पूछा हुआ है भाई, ये करिकुलम करके चले जाना तुम। करिकुलम में वही तुम वीडियो देख लेना और उसके बाद इनोवेटिव करिकुलम मैंने सबसे पहले डिफाइन करा हुआ है, वो करके आ जाना। विजन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, ये मैंने उसी वीडियो में डाला हुआ है, आप देख लेना। नेचर ऑफ पेडागोजी, इसका मतलब है कि जैसे आपको पढ़ाना है वो आप किस तरह से पढ़ाओगे। और चॉइस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपसे उसी में से पूछा हुआ है, इनोवेटिव करिकुलम में से। आप ये सारा का सारा कर लोगे अगर वीडियोस ध्यान से देखी होंगे और उसके नोट्स बनाए होंगे। तो मतलब सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा भाई, थोड़े अपने नोट्स भी बनाओ। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी वन मॉडल फॉर इवेल्युएटिंग करिकुलम, एग्जामिन इट सुटेबिलिटी फॉर इवेल्युएटिंग एन एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम। इसके मैंने मॉडल्स आपको दे रखे हैं, वो टाइलर मॉडल, टेक्सोनॉमी वगैरह वाला, वो वाला देख लेना, ठीक है। और इसमें भी सारा पहले आप डिफाइन करके आ जाने करिकुलम क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, अप्रोच क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम क्लास में, कैसे यूज़ कर सकते हैं, फलाना धमकाना, ठीक है। फिफ्थ इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। थीमेटिक करिकुलम, ये मैंने उसमें डाला हुआ है। कल्चर एंड करिकुलम नहीं डाला हुआ। जो कल्चर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करिकुलम का, क्योंकि जो हमारा एसेंस एजुकेशन का वो यही है कि हम जो अपना कल्चर है, अपना हेरिटेज है सोसाइटी का, उसको हम कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर सकें। तो इसीलिए जो करिकुलम एज अ टूल काम करता है कल्चर को इम्पोर्टेंस देने में, और ये इसका गोल भी होता है। और सी पॉइंट है टीचर्स बैकग्राउंड एंड डेली करिकुलम। टीचर्स बैकग्राउंड का इसमें ये मतलब हो गया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ, पहले तो जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड है वो, प्लस इरिस्पेक्टिव ऑफ टीचर्स बैकग्राउंड, ज़रूर फ़र्क नहीं पड़ता है कि टीचर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। और ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई भी और किसी रिलीजन या कास्ट का हो, सभी को हमको एक तरीके से पढ़ाना चाहिए। और आपको ना किसी के थ्रू पार्शियलिटी करनी चाहिए, ना किसी के लिए भी आप बच्चों में बायसनेस क्रिएट करोगे। और ये चीज़ें आपके हिडन करिकुलम का पार्ट होती हैं, और ये मैंने मेंशन करा हुआ है वीडियो में, आप इसको देख सकते हो। क्योंकि हिडन करिकुलम सबसे ज़्यादा हमारा करिकुलम का पार्ट होता है, और हिडन करिकुलम की वजह से ही जो बहुत सारा, जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं उनको कभी कभी बुरा लग जाता है। और ये करिकुलम वैसे नहीं कहता है, लेकिन जो ये लेटेंट करिकुलम होता है उसके अंदर ही आता है। तो आपका ये पेपर भी डन है। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियोलॉजी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड आइडियोलॉजी बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो आइडियोलॉजी का मतलब होता है कोई भी सेट ऑफ बिलीफ्स या फिलोसफीज किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सनस की। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बतानी है हमें करिकुलम और आइडियोलॉजी के बीच में जो होती है। इनका यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी हमारा स्कूल, कभी भी हम एक स्कूल खोलते हैं तो वो स्कूल किसी न किसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है, और वो आइडियोलॉजीज बेसिकली जो आपका स्टेट कह लो या फिर आपका कंट्री है उसको दर्शाते हैं। तो जो भी आपका करिकुलम होता है वो उन आइडियोलॉजीज़ को ध्यान में रख के ही बनता है। स्कूल में भी थोड़ा सा अपने जो करिकुलम है उसको लोकल कम्युनिटीज़, उनके व्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ वगैरह को देख के, उनके मेथड्स को देख के उसमें थोड़ा फेरबदल कर सकता है। बट जो आपकी बेसिक आइडियोलॉजी है वो उसको सीरियसली फॉलो करते हैं। और स्कूल्स की ये जो एबिलिटी होती है वहाँ पे लिमिट हो जाती है, जहाँ पे वो आइडियोलॉजीज़ को चेंज कर पाए या फिर रिमूव कर पाए। तो इसीलिए जो हमारा आइडियोलॉजीज़ हैं उसमें मोस्टली जो कम्युनिटी के व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, नेशनलिज्म पे, रिलीजन पे या फिर किसी भी मैटर ऑफ ओपिनियन पे, वो वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आपको इसमें ये सब लिख के आना है।
Next question is, keeping in mind the models of curriculum evaluation studied by you, prepare curriculum evaluation plan from a primary school curriculum, justify the use of tools and techniques proposed. ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इवेल्यूशन की मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, और करिकुलम और इवेल्यूशन आपको इसमें दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। और उसके बाद मैंने उसमें मॉडल्स भी बता रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, आप उसमें से इसको देख लेना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्लेम टू बी इनोवेटिव, discuss any two practices each in terms of choice of content and nature of pedagogy in the innovative schools you have observed. Why do you consider these innovative practices? Can these practices be transposed onto the schools you went for internship to? Why or why not? ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर दिया है भाई। यार एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा तुम्हारे इनोवेटिव करिकुलम से, उसमें तुम्हें पहले करिकुलम के बारे में बताना है, फिर इनोवेटिव करिकुलम के बारे में बताना है, फिर उसमें वो तुमसे पक्का पूछेंगे कि तुमने फलाने जगह पे गए थे, उन्होंने उधर प्रैक्टिस क्या हुई थी। तुम रट्टा मार के चले जाओ कोई भी दो प्रैक्टिस का जो बहुत धांसू हो, और तुम उनको लिख के आओगे, और फिर उनको यही पूछेंगे वो कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वाई और वाई नॉट। अभी तुम्हारे ऊपर है तुमको पॉजिटिव में लिखना है कि नेगेटिव में लिखना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस है, दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको बायफरगेट करके चलना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एनी टू एग्जाम्पल फ्रॉम योर इंटर्नशिप एल डिस्कसिंग हाउ द हिडन करिकुलम कैन इम्पैक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन। भाई इस पर बहुत बारी बता दिया मैंने। हिडन करिकुलम देख लेना तुम वीडियो में, और इंटर्नशिप के आपको दो एग्जांपल देने हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जो हिडन करिकुलम के अंडर में आता है। अब तुम हिडन करिकुलम का पहले उसको एक्सप्लेन करोगे, करिकुलम, फिर हिडन करिकुलम, फिर हिडन करिकुलम काम कैसे करता है, और उसमें फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चों पे वो कैसे इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव भी डालता है, नेगेटिव भी डालता है। और उसके बाद आप अपनी इंटर्नशिप से इसमें एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, स्टूडेंट्स, वैल्यू एंड करिकुलम डिज़ाइन। इसका मतलब है कि जो बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट, और उसी हिसाब से आप करिकुलम डिज़ाइन कैसे करोगे। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों के सोशल एनवायरनमेंट को देख के बनाया जाना चाहिए। करिकुलम में आप ऐसी बातें नहीं डाल सकते हो जो बच्चे उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, और सारी चीज़ें ऐसी नहीं चाहिए जो बच्चों को एक तो आसपास में मिल जाए। जैसे कि पहले बुक्स में ऐसा होता था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो इंग्लिश नाम डाल रखे होते थे और अपने जगह की तारीफ कर रखी होती थी, और उससे बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाते थे अपने आप को। तो उसके बाद जब गांधी जी आए थे तो उन्होंने ये रिफॉर्म डाला था कि हिंदी में एक तो बच्चों के नाम आएंगे, और अब जैसे एनसीएफ ने डाला हुआ है कि पहले मोस्टली लड़कों के नाम ज़्यादा होते थे बुक्स में, पर अब लड़कियों के नाम से होते हैं, और लड़कियां भी पढ़ते हुए दिखाई जाती हैं। जैसे पहले लड़कियां सिर्फ बर्तन मांजते हुए दिखाई जाती थी या फिर काम करते हुए दिखाई जाती थी, बट अब ऐसा होता है कि जो गर्ल्स की पिक्चर है वो बुक्स में ज़्यादा अवेलेबल होती है। प्लस जो बच्चों के नाम रख रखे हैं वो पीटर, जैक, थॉमसन नहीं रख रखे होते, वो राम, श्याम, सीता, गीता ऐसे ही रख रखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक कल्चर इन सोसाइटी। इसका मतलब सॉरी स्कूल। इसका मतलब कि जो टेक्स्ट बुक हैं वो स्कूल में यूज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप इसमें प्रोज में भी डाल सकते हो और कॉन्स में भी डाल सकते हो। मोस्टली वैसे जो थ्योरिस्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि बुक को हमें सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करना चाहिए। बुक पे हमको बच्चों को जो उनका नॉलेज है उसको बेस नहीं करना चाहिए। बुक के अलावा भी बहुत सारी नॉलेज में यूज़फुल चीज़ें हैं जो बच्चों को हम दे सकते हैं एज अ टीचर। और इसमें आप रविंद्रनाथ टैगोर का डाल सकते हो एग्जाम्पल, क्योंकि जो उनका स्कूल में पढ़ाने आए थे सतीश टीचर थे, वो बुक को कभी यूज़ नहीं करते थे, और वो हमेशा बच्चों को बाहर ले जाके पढ़ाते थे। और ये इनका एग्जांपल आप उसमें दे सकते हो। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप उसको ब्रीफ में समझ लेना, ठीक है। थर्ड इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम। भाई इसमें भी तो मैंने वीडियो डाली हुई है, ये भी देख लेना। इंटीग्रेटेड करिकुलम का मतलब होता है बहुत सारे आप जो आपके डोमेन्स हैं उनको एक साथ मिक्स करके पढ़ा रहे हो, और आपका थीम एक चूज़ करी हुई है आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजन ऑफ एजुकेशन इज इम्पैक्टेड बाय द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारे बच्चों के लिए, वो इम्पैक्ट होता है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो उस टाइम पे सोसाइटी में चल रहा होता है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो गांधी जी का एजुकेशन फिलॉसफी थी उसके बिहाफ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप ये बताओगे कि जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है वो एजुकेशन को कैसे इफेक्ट करता है। फिर आप उनको गांधी जी की एजुकेशन फिलॉसफी लिखोगे जो मैंने वीडियो में आपको बता रखी है। उसके बाद आपको इसको रिलेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लो कि गांधी जी का जो टाइम था वो जो ब्रिटिशर्स के टाइम का तब का था, और उस टाइम पे जो सोसाइटी रही होगी वो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को कैसे फेस कर रही होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो उनका बुक है, बच्चों का बुक है जो इंडियंस पढ़ रहे हैं, उसमें वो ब्रिटिशर्स की तारीफ हो।
तो ये पॉलिटिकल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी ब्रिटिशर्स के फेवर में था। अगर बच्चे ब्रिटिशर्स की तारीफ पढ़ेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आगे जाके फिर वो मतलब इंडिया का वही था, एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाना था। बट गांधी जी ने इसको अपोज करा। उन्होंने कहा कि मदर टंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हम, और बच्चों को हमको ऐसे ही चीज़ें पढ़ानी है जिससे वो इंडिया के बारे में जानने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, तो आप ये सब इसमें लिख के आ जाना। Next question is, according to National Curriculum Framework 2005, our immediate concern in curriculum development and reform is to move away from textbook culture. Bring out your understanding of textbook culture. What are the guiding principles stated in NCF 2005 to move away from this textbook culture? NCF 5 का मैंने इस वीडियो में पीछे बहुत सारे क्लिपिंग्स दिए हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट लेके उनको लिख के आओ कि NCF क्या होता है, उसकी नीड क्यों आई, वो कैसा आया, उसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस थे, क्या क्या रिफॉर्म्स थे। उसके बाद आप ये लिखोगे कि ये टेक्स्ट बुक कल्चर से दूर जाने के लिए क्यों कह रहा है। टेक्स्ट बुक कल्चर का मतलब है कि जो बुक्स हैं वो हमको अब जब मैं स्कूल के लिए बैग अपना लगाती थी तो मेरे पास 7-8 बुक्स होती थी और उसके बाद मैं 7-8 हर एक की कॉपी, जिससे मेरी सिर्फ कमरी टूटी और कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो बच्चा है उसमें उसको ये प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए कि तुम आज ये टेक्स्ट बुक क्यों नहीं लेके आए हो, ये टेक्स्ट बुक क्यों नहीं लेके आए हो, और हर एक को अलग अलग लेके आनी है। टेक्स्ट बुक के अलावा भी टीचर बहुत सारी नॉलेज बच्चों को दे सकता है, और अगर बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक ही रीड करेगा तो वो सिर्फ उतने ही पोर्शन में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगा। टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक है उसके बाहर भी बच्चों को वो नॉलेज दे पाए। और अगर कोई बच्चा टेक्स्ट बुक के बाहर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको शट अप नहीं बोलना चाहिए, उसको मैम को उनका आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब 8 मार्क्स में एमसीएफ एक्सप्लेन कर देना और 5 मार्क्स में इनका रिलेशन बता देना, टेक्स्ट बुक कल्चर वगैरह क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट मोर देन व्हाट इज स्टेटेड इन द ऑफिशियल करिकुलम थ्रू वेरियस रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड इंटरेक्शंस इन स्कूल्स। डू यू एग्री? गिव आर्ग्यूमेंट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर स्कूल एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अब देखो, सबसे मस्त बात, मुझे भी नहीं पता फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो तुम सीधा बोलो यस, कहा था, बिल्कुल कहा था, और हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं। और क्योंकि देखो, अगर उन्होंने नहीं कहा होता ना तो भाई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की तुमको तारीफ़ करने के लिए यहाँ पे बोला नहीं होता, क्योंकि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस का क्वेश्चन इसलिए आता ताकि आप उसकी तारीफ़ करो, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, समझ गए ना तुम? तो आप इसमें ये कहोगे कि हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। और इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऑफिशियल करिकुलम का मतलब तो बहुत सीधी सीधी बात हो गई कि हाँ स्कूल चले हम और हो, लेकिन उसके अलावा भी करिकुलम में बहुत कुछ होता है जो कि बच्चा वेरियस रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स और इंटरेक्शन से सीखता है। अब यहाँ पे किस सब की बात हो रही है? हिडन करिकुलम की यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है, तो तुम सब वो लिख के आओगे। जैसे रूल्स वगैरह होते हैं, जो रूल्स बेंड नहीं कर सकते, और मैं कम इन बोल के आपको अंदर आना है, आपकी नेचुरल कॉल के लिए मैम आपको बताएगी कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। प्रैक्टिसेस आपके दोस्तों के साथ में आपको पता लगता है कि बिचिंग वगैरह करना, या फिर ग्रुपबाजी, या फिर आपको धोखे वगैरह मिलते हैं, ये सारा हिडन करिकुलम का पार्ट होता है। आपका लोग आपकी साइड नहीं लेते हैं क्लास में, तो आप इन्फीरियर फील करते हो, और ऐसे आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं तो वो एक्सट्रोवर्ट्स बन जाते हैं, आप इंट्रोवर्ट बन के रह जाते हो। ठीक है, बट ऑफकोर्स तुमको इसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल देने, तो अपने इंटर्नशिप के इसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दे के आ जाना। नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन, डिस्कस एनी मॉडल ऑफ करिकुलम एवेल्यूएशन। भाई इसकी मैंने मस्त वाली वीडियो बना रखी है, तुम इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। ठीक है, आप इसमें पहले डिफाइन करोगे करिकुलम क्या होता है। अब देखो 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैसे ये 2 पेज का आंसर है, बट तुमको आंसर बढ़ाना है तो तुम पहले लिख दो करिकुलम क्या होता है और वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, 11 मार्क्स का आंसर है तो आप इसको कम से कम 5 पेज में लिखोगे भाई, तो तुम 2 पेज में एक्सप्लेन करो करिकुलम अलग अलग और इवैल्यूएशन क्या क्या होता है। फिर करिकुलम का इवैल्यूएशन हम इसे क्या समझते हैं, फिर उसके बाद में मॉडल्स क्या होते हैं करिकुलम के, और उसमें से किसी भी एक एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। डू इज एम ऑफ एजुकेशन, भाई ये मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें देख लेना। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मतलब हो गया किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका जो करिकुलम है वो बेस्ड है। थीम सेंटर्ड करिकुलम सुना है मैंने, ये नहीं सुना मैंने, तो इस बारे में आई कांट से एनीथिंग, सॉरी। सी सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर एंड करिकुलम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सोशल बैकग्राउंड है वो लर्नर का उतना ही ज़रूरी है और सेम होना चाहिए जो आपका करिकुलम है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो लर्नर है वो बिहार का और आप करिकुलम उसको कर्नाटका का पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेपर आ गया,
पॉइंट इज़ व्हाट इज़ हिडन करिकुलम, भाई बता दिया है। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, भाई एकदम सॉलिड एग्जाम्पल दे देना। सेकंड इज एज अ स्टूडेंट टीचर हाउ कैन हिडन करिकुलम बी एड्रेस्ड एट अ क्लासरूम लेवल। स्टूडेंट्स टीचर होगा इसमें, ये तेज हैं थोड़े। तो इसमें भाई ये हिडन करिकुलम की वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बता रखा है कि इसको आप कैसे एड्रेस कर सकते हो एज अ टीचर, मतलब कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों का आपको गलती से भी उनके क्लास, सोशल स्टेटस या फिर किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे उनको हर्ट हो जाए और वो आपको इग्नोर करे और आपकी झंड मारे लास्ट में, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन इज इन रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन एजुकेशन व्हाट डू यू थिंक आर द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। देखो इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ नेशनल एस्पिरेशंस इन शेपिंग करिकुलम, गिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो जो नेशनल एस्पिरेशन है ये हेल्प करती है प्रॉपर फिलॉसफी ऑफ लाइफ फॉर्म करने में हर एक इंसान की। और अगर जो इंडिविजुअल है उसको ये हेल्प करता है डिज़ायरेबल कल्चरल वैल्यूज़ और जो भी हमारे सोसाइटल नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज़ हैं उन सबको याद करने में। और ये हेल्प करता है टू बिल्ड अ नेशनल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो ये सब आप इसमें लिख के आओगे। अगर कॉन्क्रीट इसमें एग्जांपल पूछें आपसे तो आप इसमें लिख के आओगे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे हम सबको ही, अब तुम देख लो कोई भी हमारी जो वो हाउस जो हाई वाली मूवी थी तो वो हमारे राष्ट्र के ऊपर ही बेस्ड है, तो वो हम लोगों को ही उसमें एक पैट्रियोटिक फीलिंग आती है, किसी अंग्रेज को नहीं आएगी उसमें से देख के फील, ठीक है। तो ये सब तुम उसमें समझ जाओ, क्या बोलूँ मैं ज़्यादा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेटिव करिकुलम। हो गया भाई, जॉन डी भी मैंने तुमको बता रखा है। वो कह रहा है डू यू थिंक आइडियाज ऑफ जॉन डुई कैन बी यूटिलाइज टू ब्रिंग इनोवेशन इन करिकुलम। अरे बिल्कुल बे, एक्सप्लेन विद कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। जॉन डुई की मैंने आपको वीडियो बता रखी है। जॉन डुई ने हमेशा इनोवेशन की बात करी थी और आप उनकी पहले सारी की सारी जो फिलॉसफी है वो लिखोगे और उसके बाद उसमें से किसी भी एक पॉइंट को अपने एग्जाम्पल से कनेक्ट करके उसमें लिख के आ जाओगे, ठीक है। In reference to various understandings of curriculum, justify the interrelationship between the curriculum framework, curriculum and syllabus. Explain taking concrete examples from NCF. ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। इसमें तुम पहले एक्सप्लेन करो कि करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करो करिकुलम क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करो सिलेबस क्या होता है। अब इसमें आप ये देखो, जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो ये बताता है कि जो करिकुलम है वो काम कैसे करेगा, और जो करिकुलम है एक पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जबकि जो सिलेबस है वो उसमें एक गाइडलाइन है कि जो भी आपका कंटेंट है पढ़ाने का वो आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ाने हैं और किस लेवल पे एजुकेशन के लेवल पे ये होना चाहिए, ये सब लिखा होता है। और उसके बाद जो एनसीएफ था ना, एनसीएफ में आप एनसीएफ के मैंने जो पीछे क्लिपिंग्स लगा रखे हैं आप वो लगाओगे पहले कि है क्या, कैसे आया, क्यों आया, गोल क्या है। उसके बाद आप इसमें लिखोगे जो एनसीएफ का गोल है वो है टू प्रोवाइड अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क फॉर द प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ स्कूल करिकुलम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये बोला हुआ है कि कनेक्शन क्या है इन सब का, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि जो एनसीएफ है उसका गोल ही यही है कि बच्चों को स्कूल में वो एक कोहेरेंट फ्रेमवर्क दे पाए करिकुलम का, ताकि कंसिस्टेंसी हो और बैलेंस हो बिटवीन द एक्सपीरियंस और अचीवमेंट जो बच्चों का रेट है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है उसका गोल और ऑब्जेक्टिव, आप इसमें से देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलम एवेल्यूशन। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। करिकुलम एवेल्यूशन से हमको ये पता लग पाता है कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँचा है और उसमें क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं उसके जो वर्क है। विच मॉडल ऑफ करिकुलम एवेल्यूशन वुड यू यूज टू एवेल्यूएट अ स्कूल करिकुलम एंड वाई। मॉडल्स मैंने एवेल्यूशन की वीडियो में डाले हुए हैं, आप उसमें से देख लेना और अपना कोई भी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा उसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल डाल के उसको रिलेट करके आपस में प्रेजेंट करके आ जाना, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट अगर आपने आज ये वीडियो देखी, और सॉरी अगर मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया हो क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला और आपको तो मिला ही नहीं। खैर आई होप आपने अभी तक अपनी पढ़ाई कर ली होगी और ये वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा पता लग गया होगा कि क्वेश्चन टैकल कैसे करना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब तुम्हें सिर्फ पेल के आना होगा, बस अपना टाइम कंज्यूम ढंग से करना क्योंकि कभी कभी भाई क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इसीलिए आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय।